सोशल फोबिया किसी ने कमेंट में सजेशन दिया कि इस पे बात कीजिए। सोशल फोबिया मतलब एक प्रकार का डिसऑर्डर माना जाता है कि लोगों के साथ बात करने में, लोगों के बीच जाने में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी सी, झिझक सी, डर सा जब लगे, लोगों को कैसे फेस करेंगे, अ, पहले से ही चिंता होने लगती है। जैसे कि अब जाना है कहीं, लोगों को मिलना है, मान लीजिए किसी पार्टी में जाना है या कोई शादी है या कोई सिंपल सी चीज़, कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, तो वहाँ और लोग मिलेंगे, तो कोई ये ना बोले, कोई ये ना बोले। मतलब ये जब डर मन में बैठ जाता है, तो ऐसा लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, सबकी आँखें जैसे एक्स-रे हों और वो मेरे में ढूँढ रहे हैं कि क्या गड़बड़ है। और शायद मन में कुछ ऐसा रहता है कि है गड़बड़ मेरे में, कुछ कमी है मेरे में, तो क्या करें? तो यार इसमें मुख्य बात तो बहुत सिंपल है कि आप जैसे हैं, अपने को अगर एक्सेप्ट कर सकें, अगर ये बात समझ आ जाए कि मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, अद्वितीय हूँ। मेरे जैसा एग्ज़ैक्टली मेरी शक्ल वाला, मेरे व्यक्तित्व वाला इंसान आज तक कभी पैदा नहीं हुआ और शायद ना होगा। तो मैं जैसा भी हूँ, यूनिक हूँ। लेकिन ये बात आए कैसे? तो पहले तो मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। अष्टावक्र की कहानी तो सुनी होगी, उसको याद करना चाहिए बार-बार। वो कहानी ऐसी है कि राजा जनक थे तो राजा, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा ये इच्छा थी कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे एनलाइटेंड होना है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, सत्य कहते हैं, वो क्या है मुझे जानना है। और वो बड़ी-बड़ी सभाएँ करते थे, बड़े-बड़े ज्ञानी लोगों को बुलाते थे और काफ़ी बातचीत होती थी, लेकिन बातचीत से कोई अनुभूति तो अंदर होती नहीं। तो एक बार राजा जनक ने बहुत बड़ी सभा बुलाई और बड़े-बड़े ज्ञानी लोग और दूर-दूर के देशों के भी, कुछ इतने बड़े-बड़े थे कि उनके अंगरक्षक भी थे और राजाओं जैसे ही उनके ठाट-बाट पालकियों में उनको ले जाया जा रहा है इत्यादि, और पूरी सभा भरी थी। और इस बार एक और नया आदमी आने वाला था जिसको राजा जनक जी ने पहले कभी नहीं देखा था और शायद इन्होंने भी नहीं, जो बाकी ज्ञानी लोग हैं। उनका नाम था अष्टावक्र और नाम इसलिए पड़ा था कि उनके शरीर में 8 जगह गड़बड़ थी। गड़बड़ का मतलब 8 जगह से कि शरीर टेढ़ा था। जैसे कि पैर टेढ़ा है, दोनों पैर थोड़े-थोड़े टेढ़े, दोनों हाथ थोड़े-थोड़े टेढ़े, मुँह टेढ़ा, तो बहुत अजीब लगता था, ना वो ठीक से चल पाता था, तो सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ये जो अष्टावक्र है, ये एनलाइटेंड था। पूरी कहानी आप पढ़ लेना, एनलाइटेंड था, लेकिन बहुत ही अजीब था देखने में। और उस दिन वो ज़रा लेट हो गया। तो अष्टावक्र जब पहुँचा सभागार के दरवाजे पर, तो उधर राजा जनक बैठे थे, इधर सारे ज्ञानी लोग बैठे थे, सबकी नज़र पड़ी। तो जनक तो काफ़ी समझदार थे, लेकिन ये बाकी जितने थे, ये ज्ञानी लोग, ये हँसे। अष्टावक्र को देखते ही इनकी हँसी छूट गई। अष्टावक्र ने देखा चारों तरफ और फिर राजा जनक की तरफ देख के बोले कि राजा जनक, आपने ये बेवकूफ़ लोग क्यों बुलाए हुए हैं यहाँ इतने सारे? और कइयों के अंगरक्षकों ने तो तलवारें खींच ली।
इतना अपशब्द, और हंसा वो बहुत जोर। अष्टावक्र जब हंसा, इतना खतरनाक ठहाका लगा के हंसा कि सब लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए। एक तो अपशब्द भी बोला, बेवकूफ लोग क्यों बुलाए हुए हैं। तो राजा जनक जी ने बोला कि 2 प्रश्न हैं अष्टावक्र जी, पहले इन 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब आगे बात करेंगे। पहली बात तो ये कि आप हंसे क्यों? दूसरी बात ये कि आपने बेवकूफ क्यों बोला इन लोगों को? तो अष्टावक्र ने कहा दोनों का एक ही उत्तर है। आप की ये जो सभा है, इसका उद्देश्य आत्मा के बारे में बात करना है कि शरीर के बारे में? तो राजा जनक ने बोला आत्मा के बारे में। तो कि ये जो हंसे, मेरी आत्मा पे हंसे कि मेरे शरीर पे हंसे? अब सारे जो ज्ञानी लोग हैं उनकी नजर नीचे होने लगी। तो उसने कहा कि भाई जितने भी ज्ञानी जन हैं आप लोग, आपकी नजर शरीर पे है, आत्मा पे नहीं है। जिसकी नजर शरीर पे, उसको आप बेवकूफ न कहें तो क्या कहें? कि बात हो रही है ब्रह्म की, नजर आपके शरीर पे है और शरीर को देख के हंस भी रहे हैं। ये शरीर थोड़ी है हम, ये शरीर तो एक प्रकार का इल्यूशन है, असली तो हम कुछ और हैं। और फिर ये किताब है एक अष्टावक्र गीता, उसमें जनक सवाल पूछते जाते हैं और ये अष्टावक्र जवाब देते जाते हैं और कहते हैं सवाल जवाब होते होते राजा जनक एनलाइटेंड हो जाते हैं। मतलब वो तो बिल्कुल तैयार थे, पर उनको उस तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और दूसरी बात, कोई एनलाइटेंड शायद मिला नहीं था जनक जी को। ये पहला आदमी था जो अपना अनुभव बता रहा था, कोई किताब से पढ़ी हुई चीज नहीं बता रहा था। तो अष्टावक्र जी में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इस कॉन्फिडेंस का रूट है जब हम शरीर को शरीर ही माने। शरीर तो व्हीकल है ना आत्मा का, आत्मा का एक वाहन है। अब ये अलग बात है कि समाज में, समाज की तरह रहने में ही सुविधा है। तो समाज में जैसा जैसा आजकल फैशन चल रहा है, वैसे कपड़े पहनना, वैसा मेकअप करना इत्यादि, अ, वो तो करना चाहिए कि आप ऑड न लगें, शरीर से ऑड न लगें। और कभी-कभी आपके शरीर में ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिससे कॉम्प्लेक्स बैठा हो मन में। मान लीजिए कि आपके किसी अंग में थोड़ा कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब जिसको लोग गड़बड़ बोलते हैं, गड़बड़ तो कुछ नहीं है। तो मान लीजिए कि आप ठीक से चल नहीं पाते क्योंकि आपकी एक टाँग में कुछ है प्रॉब्लम, और वो कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, या आपका हाथ थोड़ा ऐसा है, या आपका चेहरा कुछ ऐसा है, नॉर्मल से थोड़ा अलग। कभी-कभी ये भी होता है। और कुछ लोगों को तो बिना बात में भी होता है कि मेरी नाक छोटी है, मेरा रंग ज़रा और गोरा होता तो अच्छा होता, मेरा कद छोटा है, इत्यादि। अब ये तो बिना बात में भी कॉम्प्लेक्स हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन अष्टावक्र जैसी भी आपकी स्थिति हो, तब भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है कि आप विचलित न हो कहीं भी, किसी भी स्थिति में। ये कैसे होगा? तो अपने को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे भी हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आपका व्यक्तित्व आपके शरीर से नहीं बनता, आपका व्यक्तित्व बनता है आपकी क्वालिटीज़ से। तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब मैं जैसा हूँ, ठीक हूँ, और उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है कि सब लोगों से मिलना है तो क्या करें, कुछ प्रैक्टिस करें बोलने की, ये करें, वो करें, कुछ नहीं, आप जैसे हैं वैसे चले जाइए। और जो स्वाभाविक है वो अपने आप निकलेगा, वही बेस्ट है। अब इस दौर से मैं भी गुज़रा वैसे काफ़ी टाइम तक। मैंने एक वीडियो में शायद शेयर किया, मैं एक बार
बीमार हुआ बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मेरी टाँगें बेकार हो गई। अपनी टाँगों पे मैं खड़ा नहीं हो सकता था। लंबी कहानी है, वो वीडियो देख लेना आप। उसमें 3 वीडियोज़ हैं शायद, जिसमें मैंने कुछ और अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए हैं। तो जब मैं ठीक तो हो गया, तो उस बीच जब मैं खड़ा नहीं हो पाता था, तो मेरा मांस तो गायब हो गया था शरीर से। तो स्केलेटन पे जैसे थोड़ी काली चमड़ी चिपका दो, ऐसा वाला बहुत भयानक चेहरा। मतलब कोई अंधेरे में देख ले तो डर के गिर जाए कि ये भूत आ गया कोई, ऐसी शक्ल हो गई थी। और लगातार मृत्यु की बात सोचता था। डॉक्टरों ने बोला था ये 3 महीने में मर जाएगा, चाहे इसको आप कहीं ले जाओ दुनिया में, कोई इलाज नहीं, ऐसा बोल दिया। अब वो बात सबने सोचा मुझे पता नहीं है, एक्चुअली मुझे पता चल गई थी, पर मुझे विश्वास नहीं था कि मैं मर जाऊँगा। मेरा सवाल ये था कि मैं बच भी गया तो क्या करने वाला हूँ? क्योंकि मकसद क्या है जीवन का? ख़ैर मैं ठीक हो गया, उसके बाद नया जोश आया कि मैं कुछ करूँगा ज़िंदगी में। और मैं एमए इंग्लिश करने लगा। मैंने कहा इंग्लिश सीखूँगा मैं थोड़ा, आजकल इंग्लिश का बोलबाला है। तो वो मेरा तब स्ट्रगल का टाइम था। तो ये तो मन में बैठा हुआ था कि शारीरिक रूप से मैं सुंदर नहीं हूँ, तो वो जो लड़कियों को आकर्षित करना, लड़कियों की तरफ देखना, वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था मेरा। मैंने कहा वो नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी में ये चैप्टर है ही नहीं। तो तब मैं कैसे करूँ प्रूव कि मैं भी कुछ हूँ? ये भी होता है ना जवानी में कि यार मैं हूँ किसी काबिल, तो हम कुछ न कुछ करके ये साबित करना चाहते हैं कि मैं भी हूँ कुछ। तो मैंने सारा ज़ोर लगा दिया पढ़ाई की तरफ, पास होने के लिए नहीं। मैंने कहा पास-पूस होके क्या करना? इंग्लिश आनी चाहिए मुझे, और लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट था नहीं। ख़ैर उसके बाद मैं लेक्चरर बन गया। लेक्चरर बनने के बाद बहुत प्रेशर अपीयरेंस को लेके। मेरा एक दोस्त था, बहुत केयर करता था मेरी। वो बताता था, "यार फ़ैशन बदल गया, तेरी पैंट ऐसी पैंट थोड़ी है आजकल, तो ऐसा है, चल कपड़े बनाते हैं।" अब लेक्चरर था तो अब पैसे-पूसे तो आने लग गए थे। अब वो कुछ दिन इतना पीछे पड़ा कि मैं भी फिर वैसा-वैसा करने लग गया। अब एक दिन वो बोले कि, "तेरी चाल ठीक नहीं है।" मैंने कहा, "चाल में क्या गड़बड़ है?" कि, "नहीं, तो ऐसे चलता है और ऐसे नहीं चलता।" तो उस दिन मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, "यार तू मुझे सुझाव मत दिया कर। अब तू कह रहा है चाल भी ठीक नहीं है। मैंने ये नई पैंट भी बनवाई तेरे कहने से जो मुझे पसंद भी नहीं।" ख़ैर और तब मैंने लेक्चरशिप भी छोड़ दी। तब मेरा ये था कि मुझे कुछ और करना है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए चलाया कि अब लोग अगर आएँगे, मेरे ही कारण आएँगे। लेक्चरशिप तो औरों ने सेलेक्ट किया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया चला, उस शहर के बड़े-बड़े लोग, कोई बैंक मैनेजर, कोई, क्योंकि एडवांस्ड इंग्लिश कोचिंग सेंटर ऐसा नाम लिख दिया मैंने, नीचे लिख दिया कि स्पोकन इंग्लिश, बोलचाल की अंग्रेज़ी सिखाई जाएगी। तो वो बड़े-बड़े लोग आ गए कि इस शहर में इसका वातावरण नहीं है, अंग्रेज़ी कैसे सीखें बोलचाल की। तो वहाँ इंटरैक्शन का मौका मिला। उसके बाद शांति निकेतन में मुझे काफ़ी मौका मिला। तो आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कुछ-कुछ चीज़ें। तो एक तो मैं प्रैक्टिस करता था उन लोगों के साथ, जैसे कोई चाय वाला है, सुबह चाय की दुकान पे गया और उसके साथ बातचीत, क्योंकि बातचीत करने में थोड़ा दिक्कत आती थी ना। और आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आप है ना बॉस, पैसे तो आप देंगे, तो वहाँ पे आप बातचीत कर सकते हो उसकी आँखों में आँखें डाल के। एक ये भी है, जब झेप होती है मन में तो हम आँखों में नहीं देखते, मैं भी नहीं देखता था। तो मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी ऐसे-ऐसे करके। कोई दुकानदार है, कोई अजनबी है, आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, उन दिनों में सब बहुत ज़्यादा घूमा भी। तो कोई बुढ़िया है और आप उसने थोड़ा-सा मदद कर दी बुढ़िया की, नीचे उतरने में, ऊपर चढ़ने में, ऐसे-ऐसे करके थोड़ा फिर बातचीत, फिर कोई और भी शामिल हो जाता है। ऐसे करते-करते ऐसे मौके मैं ढूँढने लगा और मैंने देखा कोई मुश्किल बात नहीं है, बातें की जा सकती हैं।
तो ये आप भी कर सकते हो थोड़ी प्रैक्टिस। एक मैं और करता था कि शीशे में अपना मेकअप करता था, पगड़ी-पुगड़ी बाँध दी, जैसे मूंछ वगैरह बना दी अ, अलग प्रकार की, और जब वो बोल रहा है कौन? जो शीशे में है, तब तो मैं उसको देखता था, और जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं आँखें बंद कर लेता था। ये शुरुआत मैंने इंग्लिश के लिए की थी, इंग्लिश सीखने के लिए। जैसे अ, मैं आँखें खोली हैं तो वो दिख रहा है पगड़ी वाला शीशे में, उसको मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम? फिर जवाब देना है आँखें बंद करके, आँखें बंद करके ज व्हाट इज़ योर नेम? उसने पूछा, आप आँखें खुली थी ना, और तब जवाब आप दे रहे हो तो उस समय आँखें बंद करके। ये इस प्रकार की चीज़ें। और बहुत बार मैं किसी टॉपिक को लेके उस पे बोलता था। तो कुल मिला कर के एक तो अपनी शक्ति बढ़ाई है भई, उस समय मुझे ध्यान का पता नहीं था, तो लाख दुखों की एक दवा, सबसे ज़्यादा आपकी शक्ति बढ़ेगी मेडिटेशन से। मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, उसके साथ और चीज़ों का भी ध्यान रखिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, विग्रस एक्सरसाइज़ कीजिए, खान-पान अच्छा रखिए, ये बेकरी वाला प्रोसेस्ड फूड ये मत लीजिए, क्लासिकल म्यूज़िक, कोई ऐसी चीज़ जिसमें डूब जाएँ आप, उसमें म्यूज़िक सबसे बढ़िया है। क्लासिकल म्यूज़िक, थोड़ा फ़ास्ट, इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल, कोई बांसुरी हो, वायलिन हो, अ तो मेरे तो फ़ेवरेट साउथ के 2 हैं, गणेश कुमरेश, बूढ़े हो गए अभी, कमाल का वायलिन बजाते हैं। और भी हैं, पर ये 2 मैं अक्सर इनको सुनता हूँ, और उसपे डूबना है उस संगीत में, उसके साथ आप डांस भी कर सकते हो। तो कुल मिला कर के धीरे, धीरे, धीरे ऐसा हो सकता है कि आपको सब सहज हो जाए, कुछ नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इंसान तो हैं। एक मैं और एक्सरसाइज़ करता था। मान लीजिए कि कोई ऐसा है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, उससे मिलना है आपको, तो मैं कल्पना करता था कि ये अब है ना ये इम्पोर्टेंट तो मान लीजिए कि वो 5 साल का है, और ये कच्छा बनियान भी नहीं पहनता था। उस समय उसको कल्पना करो, ये छोटा-सा है, धूल के साथ खेल रहा है। अब हो गया ना जवान, अब फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर पहचान भी नहीं पाएगा, फिर मर जाएगा। ये तो शरीर है, क्यों डर रहा है उससे? और कुछ ऐसे से करके मैं मतलब ये याद करता था कि मूलतः तो हम आत्मा हैं यार, हमारे अंदर की जो शक्ति है वो ढूँढनी है। तो असली जीवन का जो मकसद है, अगर उस तरफ आप चलने लग गए, सब सॉल्व हो जाएगा। सारे डर खत्म हो जाएँगे, केवल यही नहीं, हर प्रकार के डर। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपने को एक्सेप्ट कीजिए। मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, एकदम सही हूँ।